हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे मेथड ऑफ सैम्पलिंग क्या है। इससे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट सेंसस और सैंपल के बारे में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कि मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, कि सैम्पलिंग को लेने के मेथड्स क्या है, टेक्निक क्या है सैम्पलिंग की। तो जो मेथड ऑफ सैम्पलिंग है दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं रैंडम सैम्पलिंग, दूसरी होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हमने एक बाउल के अंदर एक यानी कि कटोरे के अंदर पर्चियाँ डाल दी हैं, तो उन पर्चियों में से कोई एक पर्ची सिलेक्ट करनी है हमने, तो हम क्या करेंगे उस बाउल के अंदर हाथ डालेंगे और एक पर्ची कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे से बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि जब यूनिवर्स के अंदर जितनी भी आइटम्स होती हैं उन सभी आइटम्स के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं, उसे रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। दूसरी होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल सेलेक्ट करते हैं, रैंडमली कोई भी यूनिट सेलेक्ट नहीं की जाती। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि जितनी भी आइटम्स होती हैं यूनिवर्स की, उनमें हर एक आइटम के सिलेक्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो इक्वल चांस नहीं होते हैं। नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है वो, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल को सिलेक्ट करता है। रैंडम सैम्पलिंग में आती है लॉटरी मेथड, टेबल्स, रैंडम नंबर। नॉन रैंडम सैम्पलिंग है परपोजिव सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाई सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वेंस सैम्पलिंग। फर्स्ट आते हैं रैंडम सैम्पलिंग। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग एक ऐसा मेथड होता है सैम्पलिंग का जहां पे हर एक यूनिट, ईच एंड एवरी आइटम जो यूनिवर्स के अंदर पाई जाती है उनके सिलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं एज अ सैंपल के रूप में। यानी कि जब हम यूनिवर्स में से सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो यूनिवर्स में से कुछ एक आइटम को एज अ सैंपल के रूप में हम सेलेक्ट करते हैं। तो जो सैंपल के लिए आइटम सेलेक्ट करनी है यूनिवर्स में से, तो यूनिवर्स के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं ईच एंड एवरी यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं, उसे बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। तो यहाँ पे जितनी भी आइटम्स पाई गई यूनिवर्स के अंदर उन सभी आइटम्स के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं, क्योंकि रैंडमली कोई भी आइटम है जो सिलेक्ट की जा सकती है। यहाँ पे कोई भी बाइसनेस है जो एक इन्वेस्टिगेटर की वो काम नहीं करने वाली। कौन सी यूनिट यूनिवर्स में से एज अ सैंपल के रूप में सिलेक्ट होगी ये इन्वेस्टिगेटर के कंट्रोल से बाहर होता है, क्योंकि रैंडमली सिलेक्ट की जानी है यूनिट, कोई भी यूनिट है जो सिलेक्ट की जा सकती है सैंपल के लिए। इन्वेस्टिगेटर का यहाँ पे कोई भी है जो बायसनेस नहीं चलेगा। रैंडम सैम्पलिंग को हम ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब यूनिवर्स के अंदर जो आइटम्स होती हैं वो सभी आइटम होमोजीनस नेचर की होती हैं, आइडेंटिकल नेचर की होती हैं। होमोजीनस का मतलब क्या होता है कि जितनी भी ईच एंड एवरी आइटम है यूनिवर्स की वो सभी सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स की हैं, एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स की हैं। ये मेथड इम्पार्शियल और इकोनॉमिकल रहते हैं। तो यहाँ पे कौन से इसके अंदर शामिल किए गए मेथड, सबसे पहले आते हैं लॉटरी मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है सबसे पहले ही कि लॉटरी मेथड में क्या होता है कि पेपर स्लिप बना ली जाती हैं, उन पेपर स्लिप को बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है। आपको बोला जाएगा कि एक स्लिप है जो उसमें से सिलेक्ट करो, कोई भी स्लिप सेलेक्ट कर लो। तो आप क्या करोगे उस बॉक्स के अंदर हाथ डालोगे और एक पर्ची कोई भी रैंडमली आपके हाथ में पर्ची आ गई वो आप एज ए सैंपल के रूप में सेलेक्ट कर लोगे, उसे बोलते हैं लॉटरी मेथड। नेक्स्ट आता है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर। अब यहाँ पे जितने भी आइटम्स होते हैं यूनिवर्स की उन सभी आइटम्स के लिए नंबर में पहले उसको एक टेबल बना ली जाती है, नंबर की फॉर्म में टेबल बना लेंगे, फिर उस टेबल में से रैंडमली जो नंबर सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस टेबल है वो है टिप्पेट टेबल। टिप्पेट टेबल में जितनी भी यूनिवर्स की आइटम होती है उन सभी आइटम्स को सबसे पहले एक टेबल की फॉर्म में लगा लिया जाता है, फिर टिप्पेट टेबल का यूज़ करके
जो भी नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट करनी है वो सैंपल के लिए सिलेक्ट कर ली जाती हैं। अब इसके मेरिट क्या होती हैं? जो ये मेथड है ये फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइसनेस ऑफ इन्वेस्टिगेटर है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर अपने किसी भी तरीके से बाइसनेस नहीं कर सकता, यानी कि पक्षपात नहीं कर सकता। जो हर एक आइटम होती है यूनिवर्स के अंदर उसका इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने के लिए एज अ सैंपल के रूप में। जो यूनिवर्स होता है वो फेयरली रिप्रेजेंट करके चलता है सैंपल, यानी कि जो सैंपल होता है वो ऐसा होता है जो पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। इसका डीमेरिट क्या है कि जो ये मेथड है ये गारंटी नहीं देता कि जो प्रपोर्शनल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम इन द यूनिवर्स, क्योंकि जब पॉपुलेशन में से आइटम सेलेक्ट की जाती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो आइटम एज ए सैंपल के रूप में सिलेक्ट की गई वो 100% रिप्रेजेंट करें पूरी की पूरी यूनिवर्स को। नेक्स्ट होता है कि रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम इन द यूनिवर्स। सैंपल में क्या होता है कि हमने पूरे यूनिवर्स में से कुछ एक आइटम को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, तो कुछ एक आइटम सिलेक्ट किया है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आइटम जो सैंपल में सिलेक्ट हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज रखने वाले आइटम हो सकता है कि जो उससे भी हाई वेटेज रखने वाले आइटम है यूनिवर्स के अंदर वो सैंपल में सिलेक्ट ना हो पाई हो। तो इस चीज़ की कमी रह जाती है कि रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जो हाईली वेटेज आइटम होती है यूनिवर्स की वो सिलेक्ट होनी रह जाती हैं एज ए सैंपल के रूप में। डिफरेंस क्या है रैंडम सैम्पलिंग और हैज़ार्ड सैम्पलिंग में? जो रैंडम सैम्पलिंग होती है इसमें रूल्स ऑफ सैम्पलिंग को फॉलो किया जाता है, जबकि हैज़ार्ड सैम्पलिंग में जो रूल्स होते हैं सैम्पलिंग के उसको फॉलो नहीं किया जाता। रैंडम सैम्पलिंग अलो करते कि जितनी भी आइटम है यूनिवर्स की उन सभी आइटम को इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने के लिए एज अ सैंपल के रूप में, जबकि हैज़ार्ड सैम्पलिंग में क्या होता है कि जितनी भी आइटम होते हैं यूनिवर्स की उन सभी आइटम के पास इक्वल चांस नहीं होता सिलेक्ट होने के लिए एज अ सैंपल के रूप में। नेक्स्ट आती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग ये ऐसी सैम्पलिंग होती है जहाँ पे जो पॉपुलेशन के अंदर यूनिट्स होती हैं उन यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस नहीं होते एज अ सैंपल के रूप में, यानी कि जब भी नॉन रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करके यूनिवर्स में से आइटम सेलेक्ट की जाएंगी सैंपल के लिए तो यूनिवर्स की आइटम्स के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस नहीं होते। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, जैसा उसे कन्वीनियंस लगता है इन्वेस्टिगेटर को वैसे ही वो यूनिवर्स में से सैंपल को सिलेक्ट कर लेगा। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आती है पर्पोजिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। पर्पोजिव होता है कि पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल सेलेक्ट किया जाता है, कि इन्वेस्टिगेटर का इन्वेस्टिगेशन करने का जो पर्पस है उसी पर्पस के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में से आइटम को सिलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर द्वारा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर देखता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कि कौन सी वो आइटम है जो सिलेक्ट करे वो सैंपल के लिए ऐसी आइटम जो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे। जो ये मेथड होता है सैम्पलिंग का, इसमें जो सैंपल के लिए आइटम सेलेक्ट करनी होती है वो बाय चांस नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेटर की कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट की जाती है। ये मेथड तब बेस्ट रहता है जब यूनिवर्स में से कुछ ऐसी आइटम होती हैं जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रखती हैं, स्पेशल सिग्निफिकेंस रखती हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर क्या करता है फिर उन आइटम्स को सिलेक्ट कर लेता है अपने सैंपल के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए एक इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया की, तो सबसे पहले वो किसको शामिल करेगा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को, क्योंकि ऑब्वियस है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को सिलेक्ट करेगा अगर वो सैंपल के लिए, तो उसका जो पर्पस है वो पूरा हो जाएगा स्टडी का। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर की पर्सनल बाइसनेस होने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं, जिस कारण से जो रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ से वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती, यानी कि विश्वास योग्य नहीं होते। इसकी मेरिट क्या होती है? ये मेथड फ्लेक्सिबल है क्योंकि यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट स्पेशल सिग्निफिकेंट रखती है आइटम यूनिवर्स की, उन आइटम को सिलेक्ट कर लिया जाता है एज ए सैंपल के लिए इन्वेस्टिगेटर द्वारा। यहाँ पे जो आइटम सिलेक्ट की जाते हैं यूनिवर्स में से वो डेलिब्रेटली की जाती हैं। जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करता है आइटम्स को सैंपल के लिए यूनिवर्स में से। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है सैंपल सेलेक्ट करने की। अब इसकी डीमेरिट क्या आती हैं? यहाँ पे
जब आइटम को सिलेक्ट किया जाता है सैंपल के लिए, तब पर्सनल बायसनेस है जो इन्वेस्टिगेटर की वो हो सकती है। तो जब पर्सनल बायसनेस होगी इन्वेस्टिगेटर की, तो जो रिलायबिलिटी होगी रिजल्ट्स की वो भी डाउट में आ जाएगी, डाउटफुल रहेगी, रिजल्ट हमें अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ये हमारे पास प्रपोजिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि जब पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की आइटम होती हैं, तो इस केस में सबसे पहले पूरे यूनिवर्स को डिफरेंट स्टेटास के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है। स्टेटास क्या होते हैं? एक तरह के ग्रुप होते हैं कि पूरे यूनिवर्स को जो डिफरेंट यानी कि डाइवर्सिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स की आइटम रखता है, उसे सबसे पहले स्टेटास में डिवाइड कर लेना है। फिर इस स्टेटास से रैंडमली सैंपल के लिए आइटम्स को सिलेक्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसको कि जो क्लास 11 है, क्लास 11 में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट हैं। जब इन्होंने 10th पास किया तो 10th में इन्होंने कुछ स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स को स्टडी किया है और कुछ स्टूडेंट ने स्टडी किया है होम साइंस को। 50 स्टूडेंट ने जिनमें मैथ को स्टडी किया वो है 30 स्टूडेंट, और जिन्होंने होम साइंस को स्टडी किया वो है टोटल 20 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट है क्लास 11 के अंदर जिन्होंने 10th क्लास में मैथ और होम साइंस लिए है। इस 50 में से 30 तो मैथ करके आए हैं और 20 है जो होम साइंस करके आए हैं। अब हमने यहाँ पे सैंपल सेलेक्ट करना है। सैंपल सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करें कि मान लेते हैं कि 10% सैंपल सेलेक्ट करना है, तो ये क्या कहलाएगा? 10% सैंपल सेलेक्ट कराएगा। 50 टोटल स्टूडेंट हैं, यानी कि 50 क्या कहलाएगा? ये यूनिवर्स कहलाएगा। तो यूनिवर्स में से 10% सैंपल सेलेक्ट करा, यानी कि टोटल 5 आइटम हमने सेलेक्ट करनी है। और जो ये 5 आइटम सेलेक्ट करेंगे ये हर स्टेटस में से सिलेक्ट की जाएगी। कैसे सिलेक्ट करेंगे? 3 मैथ की सिलेक्ट कर लेंगे, 2 होम साइंस के सिलेक्ट कर लेंगे, तो 5 आइटम है जो सैंपल के लिए सिलेक्ट की जाएगी। तो यहाँ पे खास बात क्या है कि जो ये 50 स्टूडेंट थे यूनिवर्स के अंदर, इन्होंने डाइवर्सिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स को रखा, मतलब कि इसमें 30 तो मैथ पढ़ के आए हैं, 20 होम साइंस पढ़ के आए हैं। दोनों के ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। जो ये 30 मैथ पढ़ के आए हैं तो सभी 30 के 30 बच्चे के ये मैथ के हैं। जो ये 20 बच्चे हैं ये सारे के सारे होम साइंस के हैं। तो ये दोनों स्टेटा, जो ये मैथ और ये होम साइंस, ये क्या कहलाएंगे? स्टेटा कहलाएंगे। मैथ स्टेटा, होम साइंस स्टेटा। जो ये स्टेटा है ये आपस में तो क्या है? हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है। होम साइंस अलग है, मैथ अलग है। जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है, इसमें जो यूनिट्स होते हैं, जो आइटम होती है यूनिवर्स की, वो बिटवीन स्टेटा क्या होती है? हेट्रोजीनियस। लेकिन विदिन स्टेटा, विदिन स्टेटा का मतलब क्या है कि जैसे मैथ के अंदर जो 30 बच्चे हैं ये सभी के सभी मैथ के ही हैं, किसी और फील्ड के नहीं है। तो जो विदिन स्टेटा होते हैं, स्टेटस की जो अंदर होती हैं आइटम, वो सभी क्या होती हैं? वो होमोजीनियस नेचर की होती हैं, यानी कि एक जैसी हैं। बिटवीन स्टेटा हेट्रोजीनियस, विदिन स्टेटा होमोजीनियस आइटम होती हैं। तो यहाँ पे जब इन्वेस्टिगेटर ने सैंपल के लिए आइटम को सिलेक्ट किए ना, तो वो इन दोनों स्टेटस में सिलेक्ट किए। ऐसा नहीं है कि 5 जो उसने सैंपल के लिए आइटम सेलेक्ट करने वो सारी मैथ की है या फिर वो सारी होम साइंस की है, ऐसा नहीं है। उसने 3 तो मैथ स्टेटस से लिए, 2 उसने होम स्टेटस से लिए, जो उसकी 5 आइटम उसको सिलेक्ट करनी थी सैंपल के लिए। अब बात आती है यहाँ पे कि जो ये 3 आइटम सिलेक्ट की जाएंगी स्टेटा में से, ये कैसे सिलेक्ट की जाएंगी? ये रैंडमली सिलेक्ट की जाएंगी। इसी कारण से इसका नाम पड़ा है मिक्स्ड सैंपलिंग, क्योंकि यहाँ पे ये मिक्सअप है 2 टेक्निक का। कौन सी 2 टेक्निक? प्रपोजिव सैंपलिंग और रैंडम सैंपलिंग, दोनों ही इसमें आ जाते हैं। इस कारण से इसको मिक्स्ड सैंपलिंग बोला गया है। जो ये 3 स्टूडेंट सेलेक्ट की जाएंगे, इन 30 स्टूडेंट में वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे। कोई भी स्टूडेंट है जो 3 इसमें से सिलेक्ट किए जा सकते हैं। जो 2 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे 20 स्टूडेंट में से, ये भी रैंडमली कोई भी 2 स्टूडेंट है जो सिलेक्ट किए जा सकते हैं, तो ये रैंडमली आएंगे। तो ये होती है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैंपलिंग। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आता है इसकी मेरिट्स क्या है। जो ये मेथड कवर करता है डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन को, यानी कि जब पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स डाइवर्स नेचर की होती है,
डिफरेंट नेचर के होते तो उस केस में स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को यूज़ किया जाता है। डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ द डाटा बिकम पॉसिबल, कि जब डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पॉपुलेशन की तो उस केस में जो कंपेरेटिव एनालिसिस होता है डाटा का वो संभव हो जाता है। जो सैम्पलिंग ऑफर की जाती है यहाँ पे इस मेथड का इस्तेमाल करके वो रिलायबल होती है, मीनिंगफुल रिजल्ट है जो देती है। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं? अगर हमें पता होगा कि पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसी हैं, तभी तो हम उनका स्टेटअप बना पाएंगे ना। अगर मुझे पता ही नहीं है जो डाइवर्सिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरी पॉपुलेशन की, तो उस केस में फिर स्ट्रेटिफाई नहीं कर सकते। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्टेटा, कि जब स्टेटस में डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन को तो उस क्लासिफिकेशन के टाइम पे जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो बायसनेस कर जाता है। जब पॉपुलेशन का साइज बिल्कुल स्मॉल है तो उस केस में फिर कैसे स्टेटस बन सकते हैं, टिपिकल हो जाएगा स्टेटस बनना, ये इसकी डीमेरिट है। नेक्स्ट आते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इसमें जो यूनिवर्स में से आइटम सिलेक्ट की जानी है एज ए सैम्पल के लिए तो वो आइटम सिस्टम से सिलेक्ट की जाएंगी। इस मेथड के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन की आइटम है उन सभी को पहले हम एक ऑर्डर में लगाएंगे, न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली, अल्फ़ाबेटिकली, किसी भी तरीके से हम ऐसे अरेंज करेंगे सबसे पहले आइटम को। फिर एवरी nth आइटम को है जो सिलेक्ट किया जाएगा सैम्पल आइटम के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए 100 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास टोटल 100 स्टूडेंट है, ये क्या कहलाएगा, ये यूनिवर्स कहलाएगा। इसमें से 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, 10 क्या कहलाएंगे, ये सैम्पल कहलाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, 100 स्टूडेंट को नंबर में लगा लेना है, 1 2 3 4 ऐसे करके 5, फिर ऐसे करते जाएंगे 15, ऐसे 25, ऐसे लगाते जाएंगे 100 तक इसको है जो ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, 10 सैंपल सेलेक्ट करना है। सबसे पहले जो पहले 10 नंबर होंगे ना, उन 10 नंबर में से कोई भी एक नंबर रैंडमली सेलेक्ट कर लेना है। मान लेते हैं कि हमने 5 सेलेक्ट कर लिया, पहला नंबर सेलेक्ट हो गया। 5 के बाद फिर 15, फिर 25, फिर 35, ऐसे चलेगा। पहला 5 नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद 15, फिर 25, फिर 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। 2 4 6 8 और 10 नंबर है जो सिलेक्ट हो चुके हैं एज ए सैम्पल के लिए। तो इस तरीके से हमने एक सिस्टम चलाया है। सिस्टम कैसे कि एवरी 5th आइटम को हमने जो सिलेक्ट किया यहाँ पे। मेरिट क्या इस मेथड की, ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इजी डिटरमाइन करना। देयर इज़ हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन दिस मेथड। तो यहाँ पे जो पर्सनल बायसनेस के चांस है बहुत ही मुश्किल है। डीमेरिट क्या है यहाँ कि ईच एंड एवरी आइटम जो होती है पॉपुलेशन के अंदर, उन हर एक आइटम के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस नहीं होते हैं, क्योंकि फर्स्ट आइटम तो हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद तो हमने सिस्टमेटिक तरीके से उसको सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट इसकी डीमेरिट आती है, अगर पॉपुलेशन की सभी आइटम होमोजीनियस है तब इसका कोई भी स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं रहता इसे यूज़ करने का। नेक्स्ट आते हैं कोटा सैम्पलिंग। कोटा क्या होता है, लिमिट फिक्स कर देना, यानी कि जब भी सैंपल्स कलेक्ट करेंगे हम तो जो ग्रुप होंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या करेंगे, पॉपुलेशन को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, यानी कि क्लास के अंदर डिवाइड कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। फिर क्या करेंगे, परसेंटेज फिक्स कर देंगे, यानी कि कोटा फिक्स कर देंगे कि किस ग्रुप से कितना सैंपल के लिए आइटम सेलेक्ट करना है। यानी कि इसमें क्या क्या, सबसे पहले हमने पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर है जो डिवाइड कर देना है। फिर हमने फिक्स कर देना है कोटा, यानी कि लिमिट लगा देनी है कि किस ग्रुप से कितने परसेंटेज है जो सिलेक्ट करने आइटम। मान लेते इसमें से 5% फिक्स कर दिया, इसमें से 10% कर दिया, इसमें से 2% कर दिया, तो वो कोटा का क्या कर देते हैं, फिक्स कर देती हैं। फिर इस कोटा के अकॉर्डिंग जो आइटम इसमें से फिक्स करी होके सिलेक्ट की जाएगी। यानी कि पहले सबसे पहले पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड कर दिया, किस ग्रुप से कितना डाटा, कितनी आइटम सैंपल के लिए सिलेक्ट करनी है,
उसकी पहले से परसेंटेज है जो फिक्स कर दी जाती है, यानी कि कोटा बना दी जाता है, लिमिट रख दी जाती है। फिर उस लिमिट के अकॉर्डिंग ग्रुप में से आइटम को सिलेक्ट किया जाता है सैंपल के लिए। जो आइटम सिलेक्ट की जाएंगी वो हर एक ग्रुप से की जाने, ना कि सिर्फ एक ही ग्रुप से हमने सैंपल ले लेना। सभी ग्रुप से जो आइटम्स एज ए सैंपल के लिए कलेक्ट की जाएंगी। जो ये मेथड है ये बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है, लेकिन पर्सनल बायसनेस से जो इन्वेस्टिगेटर की यहाँ पे हो जाती है, जिस कारण से जो रिजल्ट्स आते हैं फिर इन्वेस्टिगेशन के वो भी रिलायबल नहीं होते, शुद्ध नहीं होते। लास्ट में आते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नाम से क्लियर है, कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है कि जैसा आरामदायक लगता है, जैसा इन्वेस्टिगेटर को आसानी से आराम से सिलेक्ट हो जाए सैंपल, वैसा वो आराम से सैंपल को सिलेक्ट कर देगा। वो ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा सैंपल सिलेक्ट करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए कि एक इन्वेस्टिगेटर ने सैंपल लेना है टीचर्स का, तो वो क्या करेगा, जो कॉलेज के प्रोस्पेक्टस होते हैं वहीं से ले लेगा सैंपल। तो उसने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की इसमें। जो ये मेथड है ये बहुत ही सिंपल मेथड और लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड है, लेकिन ये अनसाइंटिफिक और अनरिलायबल भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इन्यूमरेटर है उसकी कन्वीनियंस है जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है। इन्वेस्टिगेटर को जैसे आरामदायक लगता है वैसे वो सैंपल कलेक्ट करता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये मेथड बनते थे रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।